तो राम राम, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का स्वागत है ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है नई साल है और 1 तारीख है। हमारी ये जो क्लास काफ़ी दिन बाद हो रही है, तो नई साल जो है ये 2024 है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग मेहनत करें और इस साल अपने बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप पे ले जाएं, ठीक है। तो आपकी ये मेरी जो काफ़ी क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, इसके पीछे कारण था जो व्यवस्थाएं कर रहे थे, ठीक है, और काफ़ी काम वगैरह पड़ गया था, तो उसके कारण हमारी जो है क्लासेस नहीं हो पाई। तो चलिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज जो है नई साल से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो कंटिन्यू सीरीज जो चल रही थी, उसमें आज की क्लास नंबर जो है होने वाली है, इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि चैप्टर नंबर 8 होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या है मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत? इसमें क्या होता है, देखिए बात करेंगे। जो होता है मैक्सवेल ने मैग्नेटिक जो चुंबकीय मैग्नेटिक वेव्स थ्योरी जो दी है, चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया है, उसमें क्या है उसकी थ्योरी जो है उसको कवर करते हैं। देखिए ये जो है 2017, 19 और 23 यानी कि लास्ट ईयर भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो बात करने वाले हैं, देखिए इस तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, ठीक है, जब कोई मान लीजिए परिपथ है, उसमें धारा जो प्रवाहित है उच्च आवृत्ति से परिवर्तित हो रही है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं, ठीक है, परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं, या फिर आवेशित कण त्वरित गति करता है। कोई आवेशित कण है एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि त्वरित गति करता है, तो उसकी जो ऊर्जा है तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, मतलब उत्पन्न होने लगती है तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में, ठीक है। और इन जो वेव्स होती हैं, जो तरंगें होती हैं, इनके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आप इनको वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी ये संचरित हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी माध्यम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सीधा सीधा मतलब है उनके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसके बारे में जो दिया गया है विद्युत क्षेत्र का समीकरण और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, देखिए ये जो, इसको देखिए आप पहले E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, के क्या है इसमें पथांतर हो जाएगा, x दूरी हो जाएगी, ठीक है। E0 जो होगा वो होगा आयाम, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का आयाम, और इसमें V0 होगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ठीक है। और जो जहाँ पर k दिया गया है, k बराबर 2π/λ होगा, ठीक है। और ये जो रहता है, ये देखिए इसका फिगर है, ये देखिए y अच्छे, ये z अच्छे, ये x अच्छे, ठीक है, 3 अच्छे हो गए। अब इसमें क्या किया गया, ये जो एक वेव्स जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, और ये एक दूसरी वेव जा रही है इस प्रकार से, ठीक है। और इनमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, देखिए ये जो वाइब्रेशन यानी कि हो रहा है, ये ऊपर की दिशा में हो रहा है संचरण, और इसका जो हो रहा है इस दिशा में हो रहा है। देखिए ये जो वेव्स हैं, मान लीजिए ये अच्छे है, तो एक वेव्स इस प्रकार वाइब्रेट हो रही है, एक वेव इस प्रकार वाइब्रेट हो रही है, जिसको 3D में ही दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जब इस प्रकार वाइब्रेट होगी, यानी कि ये इस प्रकार से इस प्रकार, ठीक है, और उसके बाद में ये जो होगी तरंग संचरण की दिशा होगी, ठीक है, दिशा किसकी, तरंग संचरण की दिशा होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो है मैक्सवेल का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो अभिलक्षण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण अभिलक्षण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपके 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, या फिर 5 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार पूछे जाते हैं। कोई मान लीजिए थ्योरी दे दी गई और इसमें लक्षण भी पूछ लिए, तो ये आपके लॉन्ग आंसर में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या अभिलक्षण होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो बात करेंगे हम, अब जो है बात करने वाले हैं
जो अभिलक्षण थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अभिलक्षण, यानी कि कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपको बता दूं 2023 में भी पूछे गए हैं। और इनका सन जो है आपको देख के बता देता हूँ, 17, 19, 20, 22, 2017, 19, 20, 22, यानी कि लगातार 17 में, 19 में, 20 और 22 में डिफरेंस देके ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। जो इसका अभिलक्षण यानी कि नंबर 1 जो इसका होता है, पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों जो हैं आवेशित कणों द्वारा, त्वरित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जो आपको अभी सिद्धांत में बताया था कि ये इनके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब बात ये निर्वात में चल सकती हैं, लेकिन इनका वेग कितना होता है। ठीक है, कितना वेग होता है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में वेग बात करेंगे। निर्वात में वेग की बात करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1/μ0 अंडर रूट। सॉरी, यहाँ पर ना लिख के मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो v बराबर होगा 1/μ0 अंडर रूट, और ये बराबर होगा c के। ठीक है, और c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका वेग। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता निर्वात में इसका वेग इतना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने आपको एक फिगर बनाया था उसमें जब बताया था कि ये इस प्रकार से एक इधर से कंपन करेगा, इधर से कंपन करेगा, लेकिन ये दोनों एक साथ कंपन करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ कंपन करेंगे, और इनके बीच का जो अंतर होगा, इनकी जो फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर होगा, वो π/2 होगा। ठीक है, नंबर 3 क्लियर हुआ। इनके बीच का जो कलांतर होगा वो π/2 होगा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, कि निर्वात में इन तरंगों के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो E/B, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होगा प्रकाश के वेग के बराबर होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये थे जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो तरंगें थी वैद्युत चुंबकीय वेव्स, उनका जो है अभिलक्षण जो है आपके सामने मैंने बताए हैं, और ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, इनको आप ध्यान से नोट कीजिएगा और समझिएगा, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। 2024 जो है टारगेट रहेगा हमारा, उसमें वही आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे हम कि जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, या फिर पूछे भी जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे को कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब जो वेव्स हैं उनको किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, वो एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो बात करेंगे क्या है और इनमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं, उनकी क्या तरंग दैर्ध्य होती है, किस साइंटिस्ट ने उनकी खोज की है, और उसका क्या उपचार भी है, मतलब उपयोग में किस उपयोग में आती हैं, उनकी क्या वेवलेंथ रहने वाली है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो तरंग हैं हमारी 7 प्रकार की तरंगें होती हैं। नॉर्मली 7 प्रकार की तरंगें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तरंग का नाम जो है इस जो में दिया गया है, इसमें तरंग दैर्ध्य की रेंज यानी कि परास, वेवलेंथ रेंज ऑफ वेवलेंथ, और आविष्कार यानी कि इन्वेंशन, और उपयोग मतलब इसका
किस प्रकार प्रयोग किया जाता है बात करेंगे। तो पहली जो हमारी तरंग रहने वाली है गामा वेव्स, यानी कि गामा तरंगें। अब गामा तरंगें क्या होती हैं, इनकी जो खोज की थी वो बैकुरल और क्यूरी ने 1896 ईस्वी में की थी। किसने की थी? बैकुरल और क्यूरी ने 1896 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट तब रहते हैं, मान लीजिए आपको सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाए या फिर MCQ क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है, रेंज होती है 10 गुणा 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक। ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे आती है हमारी एक्स किरण। एक्स किरण यानी कि एक्स वेव्स, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे होती है, गामा रे। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻11 से 3 गुणा 10⁻8 मीटर तक। और ये वैज्ञानिक जो जानजन थे 1895 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसका जो प्रयोग होता है हड्डी में किया जाता है। मान लीजिए आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, हालांकि ऐसा ना हो किसी के साथ, तो उसमें आपको एक्सरे कराना पड़ता है। तो उसमें पता चल जाता है आपकी हड्डी जो है फ्रैक्चर हुई है या फिर उसमें क्या है, क्या हुआ है, टूटी है, वो आपको पता लगता है। तो और जो गामा रेज होती है वो कैंसर के उपचार में यूज होती है। अब इसके बाद में बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 पे आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेस या रेडिएशन, विकिरण। तो पराबैंगनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 10⁻8 से 4 गुणा 10⁻7 मीटर तक इसकी रेंज होती है। और उसके बाद में जो वैज्ञानिक थे हमारे रिटन, उन्होंने इसकी खोज की थी 1801 ईस्वी में। और इसका जो प्रयोग होता है सबसे पहले नकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट होते हैं और फिंगरप्रिंट वगैरह जो होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम 4 नंबर की। 4 नंबर में आता है दृश्य प्रकाश, यानी कि विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। इसकी जो रेंज होती है 4 गुणा 10⁻7 मीटर से 7.8 गुणा 10⁻7 मीटर तक। इसकी जो खोज की थी हमारे वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने की थी और उसके बाद में 1666 ईस्वी में की थी। और इसका प्रयोग, ये जो वेव होती है यही वेव हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमें नग्न आंखों से दिखाई देती है, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में आता है अवरक्त विकिरण, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें क्या होता है 8 गुणा 10⁻7 से 5 गुणा 10⁻3 मीटर तक इसकी जो है वेवलेंथ रेंज रहती है। और उसके बाद में ये हर्सेल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1800 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसका जो यूज होता है फिल्म फोटोग्राफी, यानी कि फिल्म वगैरह, फिल्म फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करने वाले हैं नंबर 6। नंबर 6 यानी कि सूक्ष्म तरंगे, इसको इंग्लिश में माइक्रोवेव्स कहते हैं। इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 10⁻3 मीटर से 3 गुणे 10⁻1 मीटर तक। और हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे सन 1800 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसका प्रयोग कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्था में किया जाता है, संचार व्यवस्था में किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 पे आता है रेडियो वेव्स। इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻1 मीटर से 3 गुणा 10⁻4 मीटर होती है। और इस मार्कोनी जो हमारे साइंटिस्ट थे 1895 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इसमें हमने लगभग काफ़ी कॉन्सेप्ट किए, जो तरंग सिद्धांत किया मैक्सवेल का, उसके बाद में उसके अभिलक्षण किए, उसके बाद में स्पेक्ट्रम के जो वेव्स रेज होती हैं हमारी, उनके बारे में भी चर्चा की। और इनसे आपके जो हैं डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो MCQ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो 99 पॉइंट होती है, क्योंकि इसमें जो ये वगैरह हैं ये MCQ क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना। और इसके जो उपयोग हैं वो काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से माइक्रोवेव्स का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें संचार भी शामिल होगा, तो आपका संचार ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ढेर सारी नई साल की आपको शुभकामनाएं। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाए उम्मीद करता हूं। और हम लोग इसी प्रकार आपको कंटिन्यू क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए
और एक बात बता दूं आपको कि हमारी जो क्लासेस हैं आप लोग शेयर कर दिया करो, क्योंकि 12th स्टूडेंट्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए और उनको बताइए हमारी क्लासेस के बारे में। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।